आइए वज्रा की इस अविश्वसनीय और साइंस फिक्शन से भरी दुनिया में गोता लगाते हैं। आज की इस डीप डाइव चर्चा में हम इस पूरी कहानी की जटिल गुत्थियों को सुलझाएंगे। दो अलग अलग टाइमलाइन, गलत पहचान का एक बहुत बड़ा भंवर और अंत में बदले की वो आग जो इस पूरी कहानी को चलाती है। ये कोई आम एक्शन थ्रिलर नहीं है, बल्कि विज्ञान और अपराध का एक ऐसा संगम है जो सच में दिमाग चकरा देता है। तो शुरुआत करते हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाले कोट के साथ। हम इंसान नहीं हैं, हम भगवान हैं। डॉक्टर शशि शर्मा के ये शब्द उन सभी दार्शनिक और नैतिक हदों को पार कर जाते हैं जिन पर यह पूरी कहानी टिकी है। जरा सोचिए, 172 बार फेल होने के बाद भी एक डॉक्टर का ऐसा आत्मविश्वास। इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ विज्ञान सीधे तौर पर प्रकृति और ईश्वर के बनाए नियमों को चुनौती दे रहा है। अब इस पूरी कहानी की नींव इसी मेडिकल चमत्कार पर टिकी है जिसे प्रोजेक्ट रीएनिमा कहा जाता है। ये मौत को हराने का एक बहुत ही दुस्साहसिक प्रयास है। इसमें विश्वास यह है कि नवजात शिशु की गर्भनाल यानी अम्बिलिकल कॉर्ड के स्टेम सेल्स न सिर्फ डैमेज हुए सेल्स को रिपेयर कर सकते हैं, बल्कि एक मृत शरीर को वापस जिंदा भी कर सकते हैं। मेडिकल इथिक्स के हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत है, लेकिन हमारी कहानी में यही वो संजीवनी बूटी है जो सब कुछ पलट कर रख देती है। 35 साल, ये नंबर बहुत मायने रखता है। यही वो सटीक समय है जिसके दौरान एक अनजान इंसान का शरीर लद्दाख की जमी हुई बर्फ के नीचे दबा रहा और तापमान था 0 से 75 डिग्री सेल्सियस नीचे। इस कंपा देने वाली ठंड की वजह से शरीर का कोई भी अंग सड़ा नहीं और इस मेडिकल चमत्कार के लिए एकदम सही प्रिजर्व्ड सब्जेक्ट मिल गया। यही वो 35 साल का गैप है जो अतीत और वर्तमान के बीच एक पुल का काम करता है। अब ये देखिए, डेक्स्ट्रोकार्डिया ये सिर्फ एक रैंडम मेडिकल फैक्ट नहीं है, बल्कि इस कहानी का असली मास्टर स्ट्रोक है। एक ऐसी दुर्लभ स्थिति जहां दिल बाईं ओर नहीं बल्कि दाईं ओर धड़कता है। आगे चलकर शरीर की यही अनोखी बनावट उस अनजान शख्स की असली पहचान साबित करने का सबसे बड़ा और अकाट्य सबूत बन जाती है। मतलब जब चेहरे से हर कोई धोखा खा रहा होगा, तब ये दाईं ओर धड़कता दिल ही सच बयां करेगा। और यही से कहानी में एक शानदार विरोधाभास आता है। एक तरफ हमारे पास है वासु, एकदम सीधा साधा इंसान, सुबह योगा सिखाता है, रात को ट्रैफिक संभालता है, कुल मिला के 5 नौकरियां करता है ताकि परिवार का 25 लाख का भारी भरकम कर्ज चुका सके। और दूसरी तरफ है वो इंसान जिसे बर्फ से जिंदा किया गया है, द सब्जेक्ट। मजे की बात यह है कि वो हूबहू वासु जैसा दिखता है, लेकिन उसका बर्ताव एक खूंखार शिकारी जैसा है जिसे किसी भी बात का कोई खौफ नहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अगर ऑपरेशन टेबल पर लेटा वो आदमी हमारा बेचारा वासु नहीं है, तो फिर वो है कौन? कहानी के पहले हिस्से का पूरा सस्पेंस इसी सवाल पर टिका है। जैसे जैसे डॉक्टरों को समझ आता है कि ये आदमी उनके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर है, ये साफ हो जाता है कि विज्ञान ने किसी आम आदमी को नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक अतीत वाले इंसान को जगा दिया है। दिलचस्प बात तो यह है कि मॉडर्न साइंस उसकी याददाश्त वापस लाने में पूरी तरह फेल हो गया। आम मेमोरी टेस्ट्स का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ, लेकिन उसके अवचेतन मन में एक पुराना दौर अभी भी जिंदा था। एक पुराना विंटेज वॉकमैन, 80s के दशक का डिस्को म्यूजिक और रेट्रो स्टाइल की चीजें अचानक एक हिंसक पुल बना देती हैं। उसकी भूली हुई यादें बहुत ही अजीब तरीके से ट्रिगर होती हैं और उसका शरीर अनजाने में ही गजब के मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करके दुश्मनों का सफाया करने लगता है। अध्याय 1, 1985 का मद्रास और डिस्को राजा का राज। आइए देखते हैं कि कैसे ये दौर उस सब्जेक्ट की असली और भूली हुई पहचान की नींव रखता है। 1985 के मद्रास अंडरवर्ल्ड की पॉलिटिक्स कुछ ऐसी थी। यहाँ मुख्य रूप से 3 खिलाड़ी थे जिन्होंने इस पूरी त्रासदी को रचा। पहले डिस्को राजा, वहां का बेताज बादशाह जो उसूलों वाला था लेकिन बेहद खतरनाक। दूसरा बर्मा सेतु, उसका दुश्मन जो बहुत गुस्सैल और हमेशा हमरे की ताक में रहने वाला था। और तीसरा उत्तम कुमार, डिस्को राजा का अपना साथी लेकिन एकदम डरपोक और दब्बू। इन्हीं 3 किरदारों ने मिलकर वो खूनी खेल खेला जिसका राज 35 सालों तक दफन रहा। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। खैर, ये आइकॉनिक दर्शन डिस्को राजा के जीने के बेखौफ अंदाज को एकदम सटीक रूप से दर्शाता है। वो मौत से नहीं डरता था, और सच कहूं तो यह सिर्फ उसका स्वैग नहीं था, बल्कि ये एक तरह से उसके अंत की भविष्यवाणी भी थी। शान से जीने की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ने वाली थी। और फिर कहानी लेती है एक बेहद स्याह मोड़। लद्दाख की उस कंपा देने वाली बर्फ के बीच एक भयानक धोखा होता है। इस क्रूर गैंगवार में डिस्को राजा की पूरी दुनिया खत्म कर दी जाती है,
उसकी गर्भवती प्रेमिका हेलेन को लगभग मरा हुआ छोड़ दिया जाता है और खुद उस किंगपिन को उसी बर्फीले बंजर इलाके में दफना दिया जाता है। लेकिन ये हमला करवाया किसने? यहीं से उस रहस्यमयी गद्दार की तलाश शुरू होती है। अब इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से समझते हैं, क्योंकि यही सारा खेल है। डिस्को राजा का जन्म हुआ था 1949 में, मतलब बायोलॉजिकली वो 70 साल से ज्यादा का होना चाहिए। लेकिन 1985 से वो बर्फ में जमा हुआ था, तो उसकी कोशिकाएं, उसके सेल्स कभी बूढ़े ही नहीं हुए। इसलिए जब 2026 में उसे फिर से जिंदा किया जाता है तो वो बिल्कुल 35 साल के वासु जैसा दिखता है। यही वो कारण है जिससे हर इंसान धोखा खा जाता है। दशकों तक सबको यही लगता रहा कि उस खूनी रात और उस धोखे के पीछे बर्मा सेतु का ही हाथ था। लेकिन असल मास्टरमाइंड कोई और ही था, कोई ऐसा जिस पर कभी किसी ने रत्ती भर भी शक नहीं किया। वो छुपा हुआ गद्दार कौन था? चलिए अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़ी पहेली से पर्दा उठाते हैं। तैयार हो जाइए इस भयंकर ट्विस्ट के लिए। वो डरपोक डब्बू साथी उत्तम कुमार, जो हमेशा अपनी जान बचाने के लिए डिस्को राजा की परछाई में छुपता था, उसी ने इस पूरे गैंग वॉर का फायदा उठाया। उसने बड़ी ही चालाकी से अपने दोनों दुश्मनों को रास्ते से हटाया, पूरे साम्राज्य पर कब्जा किया और खुद को बदल लिया एंटनी दास में, आधुनिक गोवा का एक बेहद अमीर और ताकतवर क्राइम बॉस। यकीन करना मुश्किल है ना? एंटनी दास का ये खौफनाक कबूलनामा देखिए। तुम्हारे दुश्मनों के मन में जो डर था, वही मेरा इन्वेस्टमेंट था। ये साबित करता है कि वो कितना शातिर था। उसने खुद कभी हथियार नहीं उठाए, बल्कि डिस्को राजा के नाम से जो खौफ पैदा हुआ था, उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। उसने उस डर को एक पूंजी की तरह इन्वेस्ट किया, ताकि सही समय आने पर वो बिना किसी शक के अंडरवर्ल्ड का राजा बन सके। आइए इस अविश्वसनीय ट्विस्ट को एक एक करके डिकोड करते हैं। एंटनी दास के हमले के बाद हेलेन मौत से लड़ते हुए 9 महीने तक कोमा में रहती है, सिर्फ वासु को जन्म देने के लिए। वासु बड़ा होता है, बिल्कुल अपने पिता की शक्ल लेकर, लेकिन अपने परिवार के हिंसक अतीत से एकदम अनजान। और फिर चमत्कारिक रूप से जब डिस्को राजा को वापस जिंदा किया जाता है, तो एक ही शक्ल और उम्र होने की वजह से सब उसे वासु ही मान लेते हैं। ये सच में एक बहुत ही डार्क और सिनेमाई इत्तेफाक है। और यहाँ कहानी अपनी फुल स्पीड पकड़ लेती है। जब डिस्को राजा को अपना अतीत याद आ जाता है, तो 80 के दशक का वो गैंगस्टर इस मॉडर्न दुनिया में अपना रेट्रो जस्टिस लेकर लौटता है। उसका वो दाईं ओर धड़कने वाला दिल ये साबित कर चुका है कि वो ही असली किंगपिन है। और अब वो गोवा पहुंचता है, सीधा उस गद्दार के दरवाजे पर, जिसने उसकी पूरी जिंदगी और उसका परिवार उससे छीन लिया था। आखिर में एक बात एकदम साफ हो जाती है कि पैसा और मॉडर्न रिसोर्सेज कभी भी असली हिम्मत को नहीं हरा सकते। भले ही उत्तम कुमार ने एंटनी दास बनकर सारी दौलत और पावर बटोर ली हो, लेकिन अंदर से वो आज भी वही डरा हुआ कायर है। जब वो उस इंसान के सामने खड़ा होता है जिसे उसने मरा हुआ समझ लिया था, तो उसकी सारी सत्ता और ताकत डिस्को राजा के उस पुराने और अदम्य गुस्से के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। प्रोजेक्ट रीएनिमा ने भले ही विज्ञान की सारी हदें तोड़ दी हों, लेकिन क्या उसने प्रकृति के उस संतुलन को नहीं छेड़ दिया जो सालों पहले तय हो चुका था? क्या विज्ञान ने सिर्फ एक इंसान को जिंदा किया, या बदले की एक ऐसी आंधी को जन्म दे दिया जिसे रोकना नामुमकिन था? कर्मों का हिसाब तो चुकता है, चाहे उसमें 35 साल क्यों ना लग जाए। ये सच में एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक दिमाग में रहने वाला है।